अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत और अवाम प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। इस प्रोग्राम में आज जो हमारा टॉपिक है वो है ममनुआ फंडिंग केस। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सूरत हाल है, क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। हुकूमत ने नाअहली के ख़िलाफ़ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दाखिल करवा दिया है, जिस पर इमरान खान साहब को नाअहली रेफरेंस पर 18 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है और जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर 23 अगस्त की तारीख रखी गई है। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है तैयब बलोच साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बीट करते हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के। तैयब बलोच साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा तैयब बलोच साहब, ये ममनुआ फंडिंग केस जो चल रहा है, पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आप इस्लामाबाद में हैं और ये 4-5 दिन से इस्लामाबाद में सारा शोर शराबा है, आप इसको सारे किस तरह देखते हैं सारी सूरत हाल को? देखिए जी, बात बहुत सादा सी है और ममनुआ फंडिंग है और साबित भी हो गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी दे दिया। लेकिन ये मामला देखिए कि पिछले 8 साल से ज़ेर समात रहा, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अंदर, हाई कोर्ट में भी, और इवन के 2017 में ये मामला जब चीफ जस्टिस हाकिम निसार थे तो सुप्रीम कोर्ट में भी आया। जी। तो अब इस मामले को जो है वो चैलेंज किसी और ने नहीं किया हुआ था। खुद वो जैसे कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, जी तो जो घर का भेदी होता है उसको सब इल्म होता है कि उस घर में क्या हो रहा है। जी। तो इसी वजह से अकबर असबाब इमरान खान के भेदी थे और उनको सारे मामलात का पता था और उनको ये पता था कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है। तो उन्होंने बकौल उनके कि उन्होंने कि मैंने इमरान खान को समझाया कि ये ममनुआ फंडिंग है, हमारी पार्टी बैन हो सकती है, मामलात बिगड़ सकते हैं, हमें ये चीजें नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें साफ और सुथरा तौर के ऊपर फंडिंग कबूल करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान ने जो है वो उल्टा अकबर असबाबर को पार्टी से निकाल दिया और जो फॉरेन फंडिंग में लोग मुलविस थे उनको तरक्कियां देते गए। तो फिर इस चीज का जी खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ता है ना। बेशक आइन और कानून जो है वो आपके घर की बांधे ही क्यों ना हो, लेकिन किसी ना किसी दिन आइन और कानून के शिकंजे में आपने आना ही होता है। और यही कुछ हुआ कि 8 साल में इसका जो है वो फैसला आया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जो है वो वजाहत करना चाह रहा हूँ, जी। ये है कि इमरान खान की जानिब से, अब मैं नहीं, इवन के फौजिया कसूरी जो खुद इमरान खान के बहुत करीबी रही है, आज उनकी भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था किसी मीडिया चैनल पर। हाँ, वो भी टोरंटो में $3 लाख के ऊपर जो मुतल्लक बात कह रही थी, वो उनका आज तक इमरान खान साहब ने साफ नहीं दिया, वो पैसे कहाँ गए। जी जी जी। इसी तरीके से हमारे एक सीनियर सहाफी हैं मोहसिन जमील बेग, जो इमरान खान की हुकूमत बनाने में जिन्होंने पैसे भी इन्वेस्ट किए और सरमायाकार भी लेके आए थे, उनके बकौल भी यही है कि मैं इमरान खान के साथ भारत में गया और भारत ने $1 लाख भारत से उन्होंने वसूल किया, तो वो कहाँ पे गए। तो यूँ बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। तो जब अच्छा, अब एक आम सी बात, अब इस चीज को हम छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको, आपने पूछा ना केस में क्या हुआ, तो मैं उसकी आपको एक बात बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है उसकी 2 बातें अगर हम समझे तो हमें पूरा का पूरा केस समझ आ जाता है। इमरान खान साहब अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इसलिए इल्जाम तराशी कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है कल बहुत बड़े मुजाहरा भी हुआ, प्रोटेस्ट भी हुआ, सारा कुछ। तो उसको कह रहे हैं कि जी ये मैंने न्यूट्रल्स के कहने पे लगाया था। अच्छा, फिर दूसरी साइड पे तरीके इंसाफ का फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक ये कमीशन वो मौकिफ आ रहा है और वाज़े तौर के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है ऑडिट रिपोर्ट जो जमा कराई थी, वो ऑडिट रिपोर्ट सामने अकाउंटेंट्स जो है वो उनकी उसके पे कराई थी और हमें नहीं पता अकाउंटेंट्स ने जो है वो गलत अकाउंट करके दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये मामला आया क्यों है और हुआ क्यों है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 अगर हम पढ़े तो हमारी पूरी सूरत हाल क्लियर हो जाती है। उसमें वाज़े तौर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो ममनुआ फंडिंग नहीं हासिल कर सकती, किसी भी जरिए से कहीं से भी आती है तो वो ममनुआ फंडिंग नहीं ले सकती। और फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग वसूल होती है मुख्तलिफ चैप्टर्स के जरिए, जैसे यूके चैप्टर हो गया, बरतानिया हो गया, या ये अमेरिका हो गया, फॉरेन उससे जो वहाँ पे भी वर्कर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उसका जो बरमला उसको जो है आपने एनुअली, ये शर्त है कि आपने एनुअली उसका जो है ऑडिट कराना है और वो ऑडिट रिपोर्ट आपने एफिडेविट के साथ जो पार्टी का चेयरमैन या सरबराह होता है उसके साथ उसके दस्तखत उसे सबमिट होती है इलेक्शन कमीशन के पास। अब हुआ मामला क्या है, इमरान खान की जानिब से जो सर्टिफिकेट जमा कराए गए, जो ऑडिट रिपोर्ट्स जमा कराई गई, वो ऑडिट रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं थी। तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि आप हमें बताएं कि आपके पास क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां से तरीके इंसाफ के अकाउंट्स डिटेक्ट हो सके। अच्छा, उस टाइम तो पीएमएलएन का भी हुकूमत नहीं था या ना पीडीएम का हुकूमत था, उस टाइम खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
का सरबराह भी इमरान खान का लगाया हुआ था, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की हुकूमत के अंदर वो जो 13 अकाउंट जो छुपाए गए इलेक्शन कमीशन में से, वो उन सब की डिटेल दे दी। तो अब इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया फैसला करने के अंदर, और जब हकायक सामने आ जाते हैं तो आप फैसला करते हो। तो अब वही फैसला हुआ है, और वो फैसला जो है अब इमरान खान के लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी तो इनको शोकाज नोटिस इशू है, लेकिन बात यह है कि डिक्लेरेशन आ जाता है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, शायद आपके साथ कोई कानूनी माहिर भी मौजूद हो। मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि 2017 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। जी मैं ये कह रहा था 2017 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, और उन्होंने इमरान खान की जानिब से जो झूठे एफिडेविट जमा कराए गए थे इस मामले पे कहा था कि अगर साबित हो जाती है इमरान खान के ऊपर ममनुआ फंडिंग, तो फिर उसके जो है वो इस फैसले की रोशनी में इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ममनुआ फंडिंग चूंकि साबित नहीं हुई तो हम कबल अज वक्त फैसला नहीं कर सकते। तो अब सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला जो है वो इस हवाले से मौजूद है। अब जब इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया ममनुआ फंडिंग, और फिर वो इमरान खान के एफिडेविट को देखते हैं, तो इमरान खान की सियासत जो है वो तो मुझे मजीद नजर नहीं आती। ये खुद भी नाअहल हो सकते हैं और इसकी पार्टी भी बैन हो सकती है। सही साहब, इसमें वो एफिडेविट में और सर्टिफिकेट में तो फर्क है। कल का इमरान खान साहब ने भी उसका बयान उनका आ गया है। दूसरा इमरान खान साहब का बयान है, ये कौन सा बड़ा काम है। 2012 से पहले कंपनियों से फंडिंग ले सकते थे, 2017 में बाद में कानून बना है जो जिसके ऊपर आज ये बात कर रहे हैं। इसमें भी कोई आप देखते हैं कि कोड बीट करते हैं, आप समझते हैं ये जो रेफरेंस अब इलेक्शन कमीशन में गया है वही रहेगा, उसी के ऊपर फैसला होगा। देखिए जी, खान साहब 2017 की बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो मैंने रेफरेंस दिया है, जो इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस दिया है अपने फैसले के अंदर, जो हवाला दिया है वो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002। वो तो 2002 में आया हुआ है ना सर, 2002 में आया हुआ है। और फिर जब आप बात करते हैं ना सर्टिफिकेट और एफिडेविट में फर्क क्या है, मेरा नहीं ख्याल इन दोनों में। देखो, एक तो एफिडेविट वो होता है एक इलेक्शन कमीशन में जब आपने भी बहुत सारी चीजों में जब आप कोई फॉर्म या कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज सबमिट कराते हैं तो एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें ये लिखा होता है कि मेरी मालूमात के मुताबिक इसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप 25-30 साल से इसी लाइन में जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप किस तरह समझते हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऊपर गई है जी और बाकी सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, वो सारे मिलके भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके। यानी कि 13 जमातें इमरान खान साहब से खौफजदा हैं। तो ये हमारे जो कॉलर थे अभी जिन्होंने बात की है, जी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया है कि मामला जो है वो अवाम के सामने जाना है। जी। अच्छा, इमरान खान को अवाम के सामने जाने से ही तो रोका जा रहा है कि किसी भी तरीके से इनको अवाम के सामने ना जा सकें, नाअहल करार दे दिया जाए, पार्टी पर बैन लगा दिया जाए। तो मैं यहीं पे अपने जो बलोच साहब हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ अपनी रहनुमाई के लिए कि इन्होंने जो तैयब बलोच साहब ने तजिया किया है उससे तो ये लगता है कि इमरान खान गए, इनकी पार्टी भी फारग हो गई। तो यहाँ पे ये है, मेरा सवाल इनसे ये है कि जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है, ममनुआ फंडिंग की बात हो रही है, जिन लोगों को कहा गया कि ये गैर मुल्की हैं वो कई उनमें से सामने आ गए, हम तो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपना पासपोर्ट भी दिखा दिया है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये मामला जो है बिल आखिर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना है। तो मेरा बलोच साहब से, ये तैयब बलोच साहब से ये सवाल है कि क्या इमरान खान को कोई शक का फ़ायदा मिल सकता है? जिस तरीके से कत्ल के मामलात में उन केसों में भी शक का फ़ायदा मिल जाता है, बंदे की बचत हो जाती है, लेकिन हमारे सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी है कि वहाँ पे शक का फ़ायदा नहीं दिया गया था, सरासर मामला किधर चला गया था, उनको फांसी लगा दी गई थी और वो उसको अदालती कत्ल आज तक कहते हैं। मेरा तो ये बलोच साहब से ये सवाल है कि इमरान खान को कोई फ़ायदा मिल सकता है शक का? सवाल है। देखिए, यही बात तो तरीके इंसाफ की जानिब से कोशिश की जा रही है इसी मामले को उठाने की, क्योंकि असद उमर का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और फवाद चौधरी का, उनकी एक चीज उन्होंने कहा कि ये जो हमने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कराई है इलेक्शन कमीशन में और जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फैसला दिया है, वो ऑडिट रिपोर्ट से इमरान खान वाकिफ नहीं थे, इमरान खान कोई एडिटर नहीं थे, ना वो अकाउंटेंट थे। तो वो कोई गलती हुई है तो वो अकाउंटेंट से हुई है, यानी कि वो जो शक की बेस है या लाइल्मी की जो वो होती है, वजह होती है, उसको वो क्रिएट कर रही है।
हैं, ताकि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर ये मामलात आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो हम उसको जो है ये प्ली इख्तियार कर सके और शक का फायदा जो है वो हमेशा मुलजिम को भी मिलता रहा है, तो शायद इमरान खान को वो शक का फायदा मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात सबसे बड़ी अहम बात है, जैसे भट्टी साहब इससे पहले कह रहे थे कौम तकसीम हो गई है, इदारा इदारे के खिलाफ आ गया, पावर एक दूसरे को काट रही है, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। हम जजेस को भी देखते हैं ना, तो जैसे कौम तकसीम है ना, जज भी सही है, बिल्कुल इसी तरीके से तकसीम है। आपने देखा जुडिशियल कमीशन के मामले के ऊपर जजेस किस तरीके से तकसीम हुए। तो अब बात ये है कि अगर ये मामला जो है वो जैसे एक मामला चला था परवेज इलाही पंजाब वाला जो क्राइसिस हुआ था, उसमें हम ख्याल बेंच की कहानी चल रही थी कि हम ख्याल बेंच बना दिया गया, तो अगर कोई इस टाइप का हम ख्याल बेंच बन जाता है तो वो इमरान खान को फेवर देगा, अगर उसके मुखालिफों का बेंच बन जाता है तो वो उसको रगड़ देगा। बात सिंपल सी है, आइन कानून इंसाफ आपके लिए, मेरे लिए, गरीब के लिए सच यही है। बाकी इन लोगों के लिए जो है वो इनकी अब वो कोई ना कोई इसका खुद इनके जज जो है, इनकी कोई बेटियां, इनके बेटे जो है वो खुद तहरीक इंसाफ के कोई फॉलोअर्स होंगे, कोई पीटीआई के होंगे, उसके पीएमएलएन के होंगे, कोई पीपी के होंगे, या जजेस की कोई नजरियाती किसी की ना किसी से लगा होगा, तो वो कहीं ना कहीं पे डंडी मार जाते हैं। और यहाँ पे हमने अगर सच पूछे तो हमने पाकिस्तान में यही देखा है कि पाकिस्तान में हमेशा से इंसाफ का कत्ल होता हुआ आया है। लेकिन एक चीज, ये जो पूरा एक नरेटिव, एक चीज बन रही है, जो सियासी मंजरनामा उभर के सामने आ रहा है, मेरे ख्याल में यही है कि जिस तरीके से इमरान नवाज शरीफ को सियासत से दूर करने के लिए और वो पूरा एक पनामा और वो सारी चीजें बना के तो उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया था, तो अब मुझे यही लगता है कि वो सारी चीजें रिवर्स हो रही हैं कि नवाज शरीफ को फायदा मिलेगा और इमरान खान को खुद लगाया जाएगा। अब वो फैसले इंसाफ पे होंगे, कानून पे होंगे, या किसी की मर्जी और अच्छा, इसमें बलोच साहब, इसमें पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है? सर बात यह है कि पाकिस्तान को फायदा, मैं सच बताऊं कि पाकिस्तान के फायदे के लिए यहाँ पे कोई नहीं सोचता, चाहे वो इदारे हों या उनके इदारों के सरबराह हों, वो अपने जाती मफाद को ज्यादा अजीज रखते हैं। मैं आपको कल की एक बात बता रहा हूँ, कल मैं एक आम लेमैन, एक आम इंसान से, एक आम आवाम के साथ खड़ा हुआ था, तो एक शख्स ने बड़ी प्यारी बात की है। उसने कहा यार ये हमारा जीना तो भर इन्हीं पाकिस्तान के इन इदारों ने किया हुआ है, और आप समझ गए होंगे जिनकी तरफ इशारा है। वो कहते हैं, मैंने कहा हाँ आपकी बात ठीक है, अगर ये इस तरीके से प्ले ना करें और बार बार जो डिस्टेबलाइजेशन, ये जो सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं, अगर ये ना करें तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तानी कौम वैसे ही इतनी रिच है कि वो खुद बहुत तरक्की कर जाएंगे, हम नहीं चाहते कि हमें तरक्की दे, बस ये है कि ये हमें जो है डिस्टर्ब ना करें, हमारी जिंदगी को तबाह ना करें, अपनी इस टाइप की ये जो अपने फार्मूले लेके आते हैं या अपनी रजीम बिठाने की कोशिश करती है या कोई रजीम चेंज करती है जो मुख्तलिफ हल्के हैं, अगर वो ये प्ले खत्म कर दे तो पाकिस्तानी कौम इतनी रिच है वो खुद ब खुद तरक्की कर लेगी। और ये बात जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, सर पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि हम और आम आवाम के तो शायद कोई फायदे की नहीं सोचता। हर इंसान या ये जो लोग हैं या जो इदारे हैं, इदारों के दरमियान भी जो फाइट चल रही है वो अपने इख्तियारात के लिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मेरा इख्तियार पार्लियामेंट से ज्यादा है, पार्लियामेंट वाले कहते हैं मैं सुप्रीम हूँ, और पीछे जो मुख्तर हल्के बैठते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप नहीं हो, हम ही पावर में है। तो ये इन लोगों के मसाइल है। अच्छा बताइए साहब, ये कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोटेस्ट में उनके रहनुमाओं ने बात की, कल वो 40,000 डोनर की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दे चुके हैं, उसको अगर तफसीलात 40,000 डोनर की गई है तो उसमें आप समझते हैं कि जो ये इलेक्शन कमीशन है, कोई फैसला जो 18 तारीख को इमरान खान साहब को तलब बुलाया गया है और फिर 23 तारीख को बुलाया गया है फार्म फंडिंग पे, कोई मुमकिन जिस तरह आप पहले कह रहे हैं नवाज शरीफ को लाने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है, तो ये फिर तो ऐसा लगता है ये प्री प्लान है सारा ही। सर यहाँ पे सब कुछ प्री प्लान होता है। देखो ये आप भी सहाफत में हैं, हम भी हैं, और शायद आम आवाम भी समझती है। यही कहा जाता है कि जी ये स्क्रिप्ट पे जो है सारा कुछ स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है। वो कभी कहा जाता है वो स्क्रिप्ट लिखने वाला जो है वो हो गया तो चीजें स्क्रिप्ट से हट गई हैं, तो यहाँ पे चीजें उसी प्री प्लान तरीके से और अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट चलती हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें कुदरत की भी कार फरमा हो जाती हैं, तो वो फिर स्क्रिप्ट लिखने वालों के बस से चीजें बाहर हो जाती हैं। लेकिन ये चीज हकीकत है। देखिए इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा कुछ 2-3 महीने पहले नाअहल हुआ। अब फैसल एक छोटी सी बात है, फैसल वाडा पे कोई ममनूअ कुछ भी नहीं था। फैसल वाडा को जो वजह बनती थी वो वजह ये बनती थी कि फैसल वाडा ने अपनी अमेरिकी शरीयत तर्क की, लेकिन उसने अमेरिकी शरीयत बाद में तर्क की, और इलेक्शन कमीशन में जो अपना एफिडेविट जमा कराया था उसमें उसने डेट पहले लिख दी थी कि मैंने फलां डेट से तर्क कर दी, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक उसने
उसने हफ्ता या 2 हफ्ते बाद तर्क की, तो सिर्फ इस बयान के ऊपर वो नाअहल हुआ। मैं ऐसे अरकान कौमी असम्बली, ऐसे अरकान पार्लियामेंटेरियंस को जानता हूँ जो महज अपनी बीवी का अकाउंट गोशवारों में जो है जहर न करने पर नाअहल हुए। या एक तो ऐसा भी हमारे सामने केस आया कि उसने बिजली का बिल जो है उसका हवाला नहीं दिया था, वो भी नाअहल हुआ। तो अब नाअहली के लिए तो ये चीजें इतनी काफी हो। अब जहांगीर तरीन की मिसाल देख ले सर, ताहयात नाअहल शख्स है, वजह क्या बनी कि उसने हाइड पार्क लंदन के अंदर हाइड पार्क में जो उसका घर है वो उसने छुपाया, सिंपल बात है, या उसकी मनी ट्रेल नहीं दी। तो इमरान खान की जो पूरी पार्टी की जो 2013 से लेकर और 2017-18 तक पूरी की पार्टी की जो फंडिंग है उसकी मनी ट्रेल नहीं दी गई थी और उसमें झूठ बोले गए थे हकीकतन में। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन वो मसाइल कैसे हो सकती है। अब इमरान खान को तो वो भी तो अदलिया थी ना जिसने इस शख्स को सादिक अमीन बना के बिठाया। मेरा बीइंग अ मुस्लिम, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं एक आम सी मेरे बात कर रहा हूँ कि 1,24,000 नबी आया है, किसी को सादिक अमीन का टाइटल नहीं मिला मासवे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये अदलिया अदालतें होती कौन है, जजेस होते कौन है कि किसी शख्स को सादिक अमीन का टाइटल देने वाले। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, मुकम्मल कोई शख्स नहीं है। तैयब साहब जब ये तो देखे ना, जब हम कलमा पढ़ते हैं तो उससे ये साबित हो जाता है सादिक अमीन जब बच्चा पैदा होता है वही सच होता है। वही सादिक अमीन एक कोई माँ के पेट से झूठ बोलना नहीं सीखता, वो सच ही बोलता है। छोटा बच्चा वो जो जैसे जैसे वो अपनी बलूगत को बढ़ता है तो इस्लाम का नाम, इंसानियत का नाम तो है ही, इंसानियत का, सच्चाई का है, सादिक अमीन का है। ये तो हमारे ये जिस्म में नहीं, हमारी रूह में भी ये चीज़ें हैं जो सादिक अमीन को ज़ाहिर करती हैं। अपना करैक्टर है जिसको हम साइड पे ले जाते हैं। एक सवाल है जी जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप एक दफा इमरान खान को साइड पे रख दें। एक शख्स अपनी बेटी को बेटी नहीं मानता, उसको आप सादिक अमीन कहेंगे? सर वो तो देखे ना तैयब बलोच साहब, आप सही कह रहे हैं। वो कुछ तो ये हमारी सियासत में तो आज तक ऐसा ही होता है, ना तक किसी ने आज तक अपना किसी ने जो जायदादें निकलती हैं ना वो मानने को तैयार होते हैं। वो जब चीज़ें जब अदालत में आती हैं, जब उनका और कुछ निकलता है, यही तो वजह है सियासत। इसी वजह से तो हमारी जो जमहूरियत है वो पनप नहीं सकी, वो तरक्की नहीं कर सकी, सिर्फ झूठ की वजह से। अगर यही सच होता, 49-51 का एक फार्मूला है सर तैयब साहब, जिस दिन 51 पे सच्चाई पे हम पाकिस्तान आ गए तो उस दिन ये पाकिस्तान सच्चे मुल्कों में शामिल हो जाएगा। 49 पे ज़रूर है, हम थोड़ा सा फ़र्क है, ये भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगा जैसे हालात जा रहे हैं, जैसे हालात वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। फजल रहमान साहब, जिस तरह अभी तैयब बलोच साहब फरमा रहे थे, ये स्क्रिप्ट है, आप समझते हैं कोई ऐसा मामला है? अच्छा, तैयब बलोच साहब से मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। जी जी, कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को अदारों ने या बड़ी ताकतों ने आउट कर दिया, वो कह रहे हैं कि मामला रिवर्स हो रहा है, इसी तरीके से इमरान खान को भी माइनस करने की कोशिश की जा रही है। जी जी, क्या कोई ऐसा इम्कान है कि इमरान खान के साथ भी अदारे जो हैं मिल के बैठ जाएं और रिवर्स हो जाए सारी सूरत हाल जो आज हमें नज़र आ रही है? जी तैयब साहब, आपको लगता है की सियासत तो वैसे ही कम्प्लेक्स होती है, मंजरनामा बगैर कुछ होता है, हो कुछ जाता है। जो फजल अलैहि साहब कह रहे हैं बिल्कुल बात हो सकता है। देखें, अब इमरान खान के लोग भी तो या प्रो इमरान या जो इमरान को सपोर्ट करते हैं वो भी तो इदारों में बैठे हुए हैं। जुडिशरी की मैंने आपको मिसाल दी है, हम ख्याल बेंच वाली। अच्छा, ये पावर में आए तो ये उठा के तो ये पूरी स्कीम को उठा के बाहर फेंक सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपको भी पता है, हमें पता है, वो किसी चीज से ढकी छुपी बात नहीं है। जैसे कि आपको मैं एक रिसेंटली मिसाल देता हूं, ये आसिफ गफूर साहब को फिर से एक पावर मिल गई है। पहले वो इसमें ओकाड़ा में थे, लेकिन अब पूरी कोर क्वेटा की उनको दे दी गई है। जिस तरीके से जनरल फैज को पूरी कोर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में दी गई है। तो अब इस टाइप के जो सूरत हाल है उसमें हम अगर देखें कि प्रो कोई जर्नल या वो पावर में आ जाता है तो वो ये सारी चीजें या ये जो पूरा स्क्रिप्ट के तहत या जो चीजें चल रही हैं तो इन सारी चीजों को जो है वो रिवर्स भी कर सकता है। जैसे नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी, अब उसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को रिवर्स किया जा रहा है कि इमरान खान को मिनिमाइज किया जाए या मैनेज किया जाए। तो हो सकता है कि इमरान खान के हामी अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, इख्तियार में आ जाते हैं, या उसका कोई बंदा जो है आर्मी चीफ बन जाता है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, तो वो फिर ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है ये जाया हो जाए और इमरान खान जो है वो फिर से इक़्तिदार में आ जाए। कुछ भी असर इस मुल्क में हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी तजावी से हमारे व्यूवर को, नाजरीन को आगाह किया। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब।